यूक्रेन और रसिया के वार के दौरान हमने कई ऐसी खबरें सुनी, हमने कई ऐसे न्यूज़ देखे, कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें हमने ये सुना, ये देखा कि जो यूक्रेन के लोग हैं बेहद डरे हुए हैं, बेहद सहमे हुए हैं, क्योंकि जो रसिया के सैनिक हैं वो यूक्रेन के सैनिकों को मारने के बजाय जो यूक्रेन के आम नागरिक हैं, जैसे कोई महिला है, जैसे कोई बच्चे हैं, कोई आदमी सड़क पे निकला तो उसको भी मार रहे हैं, टैंक से कुचल दे रहे हैं, घरों पे मिसाइलें दाग दे रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। कोई महिला बाहर निकली है तो उसके साथ दरिंदगी कर रहे हैं, उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आदमी मिल जा रहा तो उसे गोली मार दे रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी खबरें हमने कई बार पढ़ी, कई बार देखी, और इन सारी खबरों की वजह से हमें भी एक सिहरन सी पैदा हुई कि ये सब क्या हो रहा है। तो सोचिए जो यूक्रेन के नागरिक थे उन पे क्या बीत रही होगी, उस समय क्या बीत रहा था। जो यूक्रेन के नागरिक थे, जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, उनके अंदर एक डर का माहौल था, एकदम सिहरन सी पैदा हो गई थी। शाम होती वो अपने आप को घर में कैद कर लेते, घर से बाहर नहीं निकलते। जो खाने पीने की चीजें थी उसको कलेक्ट करके रख लिए थे और अपने आप को खिड़की दरवाजों में बंद करके कमरे में खुद को लॉक रखते कि अगर बाहर जाएंगे तो पता नहीं लौट के आए कि नहीं। यूक्रेन के लोगों को यही लगता था कि अगर हम दरवाजे से बाहर गए तो हमारे आने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है, घर पे लौटने के चांसेस हैं। लेकिन ठीक ऐसा ही एक वाकया साल 2007 में हुआ था यूक्रेन में, जब यूक्रेन के लोगों को यह लग गया था कि अगर हम दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं तो पता नहीं हम वापस लौट के आए कि नहीं। क्योंकि उस समय एक सीरियल किलर की, एक क्या, उस गैंग में तो 3 लोग थे, इन तीनों सीरियल किलर की एक ऐसी दहशत, एक ऐसा फेरिस्त फैला हुआ था लोगों के जहन में कि लोग अपने आप को घर से निकालने से कतराते थे कि अगर घर से बाहर निकले तो पता नहीं हम लौट के आए कि ना आए, हमारे साथ क्या होगा। और खासकर अगर सूर्यास्त हो गया है, सूरज ढल गया, तो उस समय निकलने का मतलब साक्षात मौत होता था। क्योंकि ये सीरियल किलर इतना ज्यादा दरिंदगी से लोगों को मार रहा था और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, इस वजह से यूक्रेन के लोगों में एक दहशत का माहौल था, एक सिहरन सा फैल गया था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूं, इस कहानी की वजह से, इस सच्ची घटना की वजह से शायद जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी पढ़ा, अब आगे आप भी सुनेंगे, आपका भी वही रिएक्शन होगा जो अब तक सुनने वालों का, अब तक पढ़ने वालों को हुआ। सारे लोगों के दिमाग में बस यही आया जिसने भी सुना कि कोई इंसान इतना ज्यादा जालिम और इतना ज्यादा दुर्दांत कैसे हो सकता है। मतलब मानवता की इस हद तक कोई इंसान कैसे गिर सकता है। क्योंकि मारने का जो तरीका था, वो मारने के बाद वो लोग जो कुछ करते थे, वो अपने आप में आज तक के इतिहास में शायद ही किसी सीरियल किलर ने ऐसा किया हो। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, वही प्यारा सा अनुरोध जैसे मैं रोज करता हूं, कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े कि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कल की तरह मैंने आज भी आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा का लिंक अपने डाल दिया है। तो आप प्लीज वहां मुझसे जुड़ जाइए, आप मुझे वहां पर मैसेज कीजिए। अमूमन मैं सबके रिप्लाई देता हूं। कल भी मैंने कई लोगों के रिप्लाई दिए थे, परसों भी मैंने दिए थे, आज भी अगर आप करते हैं, आपके कुछ सवाल होंगे या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके रिप्लाई वहां पे दूंगा। क्योंकि आपसे ही मैं हूं तो आपके रिप्लाई करना मेरा पहला काम होगा, आपसे बातें करना मेरा पहला काम होगा। तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल हो। क्योंकि ऐसी कई बातें होती हैं, कई ऐसी तस्वीरें होती हैं जो मेरे पास होती हैं, लेकिन मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपको अपने वीडियोस में नहीं दिखा सकता। तो ऐसी सारी तस्वीरें भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे मुहैया करा सकता हूँ, दे सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो, मुझसे मांगेंगे तो बेझिझक आप जाइए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। ये बात थी साल 2000 के जून महीने की, जब 25 जून को पुलिस वालों के पास सुबह सुबह 5 बजे एक औरत का फोन आता है। वो महिला कहती है कि मेरी बेटी का किसी ने मर्डर कर दिया है, प्लीज सर आप जल्दी से आ जाइए। वो महिला काफी घबराई हुई थी। अब पुलिस वाले भाग के उस महिला के पास जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि उस महिला के पास एक लाश कपड़ों से ढकी हुई रखी हुई है। अब पुलिस वालों का काम था उस लाश की जांच करना या आसपास चेक करना। तो पुलिस वाले अपनी जांच में जुट जाते हैं, लग जाते हैं और सबसे पहले उस लाश से वो कपड़ा हटाते हैं। तो कपड़ा हटाने के बाद जो नजारा उनके सामने आता है, उसे देखने के बाद सुबह सुबह पुलिस वालों की जो आंखें थी फटी की फटी रह गई। दरअसल उस लाश का सर बुरी तरीके से किसी भारी चीज से, किसी हथियार से, चाहे वो पत्थर रहा हो, चाहे हथौड़ा रहा हो, चाहे कोई पाइप रही हो, ऐसी चीज से बुरी तरीके से कुचला गया था। बुरी तरीके से एकदम
इतना बुरी तरीके से कुचला गया था कि उस लाश की जितनी हड्डियां थी सर की, वो सारी चकनाचूर हो गई थी। अब पुलिस सुबह सुबह जब ऐसी लाश देखती है तो एक अजीब सा माहौल पुलिस के अंदर भी होता है। वो मामले की जांच में जुट जाती है, चारों तरफ से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, आसपास से पता करती है कि किस लड़की के पास कौन आया था, कैसे कहाँ गई थी। अब पुलिस इधर इस मामले की जांच कर ही रही होती है, उस महिला से जिसने फोन किया था उससे पूछताछ कर ही रही होती है। तभी एक वकील का पुलिस के पास फिर फोन आता है। वो वकील बताता है कि उसके घर के सामने एक बेंच पे एक आदमी की लाश रखी हुई है, पड़ी हुई है। अब इधर एक लाश की जांच, एक मर्डर की जांच पुलिस वाले कर ही रहे होते हैं, आधे एक घंटे बीते ही थे कि उधर दूसरा फोन। पुलिस वाले भाग के वहां भी जाते हैं तो देखते हैं उस लाश का जो सर था इसी महिला की तरह, इसी लड़की की तरह बुरी तरीके से कुचला गया था। अब पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है, कौन है जो ऐसे ऐसे मार रहा है। हालांकि दोनों लाशें लगभग आधा की 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मिली थी। अब पुलिस वाले दोनों लाशों को कब्जे में लेते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अपने तरीके से इधर उधर से पूछताछ करके मर्डर स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्या इस लड़की की या फिर इस आदमी की किसी से दुश्मनी थी या फिर आसपास किसी को देखा गया। लेकिन सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं आता। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, मामले की जांच चल रही होती है। तभी पुलिस वालों को खबर मिलती है कि ऐसी 3 और लाशें संदिग्ध हालत में अलग अलग जगहों पे पड़ी हैं। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता और सीधे सीधे भाग के उन तीनों लाशों के पास पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां पहुंचती हैं और तीनों लाशों को कब्जे में लेती हैं। तो देखती हैं तीनों लाशों के जो सर थे बिल्कुल पहले की दोनों लाशों की तरह पूरी तरीके से कुचले हुए थे, पत्थर से या फिर किसी भारी चीज से, और इतनी बुरी तरीके से कि सारी हड्डियां, जो दिमाग का भेजा था, मस्तिष्क था, सारी चीजें एकदम कुचल दी गई थी। चेहरे की शिनाख्त, चेहरे की पहचान नहीं हो सकती थी। अब पुलिस के सामने ऐसी 5 लाशें, लगभग 5 दिनों के अंदर ऐसी 5 लाशें थी जिनका उन्हें जांच करना था, पड़ताल करना था, मर्डर करने वाले का पता लगाना था, कातिल का पता लगाना था। क्योंकि अब आसपास के इलाके में एक डर का, एक दहशत का माहौल भी हो रहा था कि 5 लाशें ऐसे संदिग्ध मिली हैं। अब पुलिस जांच कर ही रही होती है कि उन्हें 3 और लाशों का पता चलता है जो सेम ऐसी इसी हालत में, जिनके सर बुरी तरीके से कुचले गए थे, दिमाग बाहर आ गया था, आंखें बाहर आ गई थी, चेहरे का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन है क्या है। 3 ऐसी और लाशें मिलती हैं। अब पुलिस के पास देखते देखते 8 ऐसी लाशें मिल चुकी थी। पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, और इन्हीं जांच के दौरान, इन्हीं पड़ताल के दौरान ऐसे जब समय बीतता गया तो पुलिस को अलग अलग इलाकों से लगभग 21 लाशें, 21 लाशें 1 महीने के अंदर मिलती हैं। अब पुलिस फिर जांच कर रही होती, पड़ताल कर रही होती है, और जांच के दौरान, पड़ताल के दौरान वो चेक, सारे जितने मरने वाले थे, चेक करते हैं कि उनके पास से कुछ चीजें मिसिंग तो नहीं, कोई चीज गायब तो नहीं। तो पता चलता है कि कुछ लोगों के मोबाइल और वॉलेट, ये सारी चीजें गायब हैं। तो पुलिस क्या करती है कि जो मरने वाले थे उनके मोबाइल्स को सर्विलांस पे, ट्रैकर पे डाल देती है। हालांकि सारे मोबाइल स्विच ऑफ थे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि शायद अगर कहीं ये मोबाइल गलती से स्विच ऑन कोई कर देता है तो हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। और ठीक इसी कड़ी में एक दिन ऐसा आता है, इस घटना के जब 1 महीने बीत जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि एक मोबाइल उन्हीं में से एक जगह पे स्विच ऑन हो जाता है और उसकी लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। अब पुलिस भाग के उस दुकान पे, जहाँ पे ये मोबाइल की शॉप पे, जहाँ पे ये मोबाइल ऑन होता है, पुलिस भाग के वहां पे जाती है तो देखती है कि उस मोबाइल को 3 लड़के बेच रहे होते हैं। अब पुलिस को कुछ चाहिए ना था, उनके सामने उस मोबाइल से संबंध रखने वाला पहला ऐसा शख्स, पहला ऐसा चेहरा सामने था जो उस मोबाइल के बारे में कुछ जानता। तो पुलिस तुरंत ही उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उनको अपने हेडक्वार्टर ले जाके पूछताछ करती है तो जो चीजें, 2 तथ्य निकल के सामने आते हैं, वो तथ्य अपने आप में मानवता को झकझोरने वाले, इंसानियत में एक सिहरन पैदा करने वाले। और शायद कोई अगर कमजोर दिल का हो, जिसका दिल कमजोर हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताऊंगा अपने आप में शायद मेरे हिसाब से तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो जब पुलिस इन तीनों को पकड़ती है और जांच पड़ताल के लिए पूछताछ करती है तो पहले तो ये तीनों कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन पुलिस को काफी ज्यादा आदत होती है, काफी ज्यादा ये चीजें पता होती है कि किसी कातिल का, किसी क्रिमिनल का मुंह कैसे खुलवाना है। तो जब पुलिस अपने तरीके से मुंह खुलवाती है तो जो चीजें सामने आती हैं और जो बातें पता चलती हैं वो ये थी कि इन तीनों का नाम ईगर, विक्टर और एलेक्जेंडर था। ईगर का जन्म 20 अप्रैल 1988, विक्टर का जन्म 1 मार्च 1988
और एलेक्जेंडर का जन्म फरवरी 1988। तीनों 19 साल के थे। और ईगर और विक्टर जो थे, ये दोनों स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, लंगोटिया यार। ईगर और विक्टर साथ में पढ़ने जाते, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती। दोनों पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे। स्कूल में भी इनका नाम था कि दोनों लड़के जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पढ़ने में ब्रिलियंट है, खेल कूद में भी काफ़ी आगे। दोनों काफ़ी शर्मीले स्वभाव के, घर वालों में भी काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग, सब कुछ सही था। अब जैसे ही ईगर और विक्टर क्लास 8 कक्षा 8 में पहुंचते हैं, तभी इनके स्कूल में एक नया एडमिशन होता है, एलेक्जेंडर का। अब एलेक्जेंडर जो था, आमतौर पे जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो टीचर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे किसी के साथ बैठने को बोलती है। तो ठीक है, ऐसा कुछ हुआ एलेक्जेंडर के साथ। और उसे जो क्लास की टीचर थी वो बोलती है कि जाके ईगर और विक्टर के बीच में बैठ जाओ। अब एलेक्जेंडर जाके इन दोनों के बीच में बैठता है और तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद तीनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करते, सारी चीजें शेयर करते हैं। तो ईगर और विक्टर बताते हैं कि इन दोनों को हाइट का फोबिया है, मतलब इन्हें ऊंचाई से काफी डर लगता है। तो फिर ये तीनों, ईगर, विक्टर और एलेक्जेंडर, ये फैसला करते हैं कि हम अपने जो डर हैं, अपने जो ऐसी चीजें जिन्हें देखकर हम डरते हैं, तो ऐसी डर को हम अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। अब इसी क्रम में तीनों लग जाते हैं और इन दोनों का जो पढ़ाई लिखाई से ध्यान था, जो फोकस था, वो फोकस और ध्यान हट जाता है। अब ये तीनों कभी शहर की किसी ऊंची इमारत पे जाके खड़े होते, कभी पानी की टंकी पे जाके खड़े होते और डर निकालने की पूरी कोशिश करते कि अब से ऐसा हो कि हमें ऊंचाई से डर न लगे। और ये धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो ईगर और विक्टर को जो डर था वो निकल जाता है ऊंचाई से लेके, जो ऊंचाई को लेके इनके मन में डर था वो निकल जाता है। तो ईगर और विक्टर अब एलेक्जेंडर से पूछते हैं कि भाई हमारा तो डर खत्म हो गया, तुम्हारा कौन सा ऐसा डर है, तुम्हें ऐसी कौन सी फोबिया है जिसे देखकर तुम डरते हो। तो एलेक्जेंडर बताता है कि मुझे खून यानी कि ब्लड और जो ऐसे तड़पने की चीजें होती हैं, दर्द, इस चीज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कभी चोट लग जाए, मैं किसी का खून देखूं या फिर कोई दर्द से चिल्ला रहा हो मेरे सामने पड़ जाए, तो मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। तो बारी थी एलेक्जेंडर की इस डर को निकालने की। और इसी डर के क्रम को निकालने के लिए, इसी डर को निकालने के लिए ईगर और विक्टर सबसे पहले एक कुत्ते को पकड़ते हैं, एलेक्जेंडर के साथ जंगल में लेके उसे जाते हैं, उस कुत्ते को उल्टा टांग देते हैं और टांगने के बाद उसे मारते पीटते हैं और एलेक्जेंडर से बोलते हैं तुम देखो। अब एलेक्जेंडर भी डरते डरते ये सब चीजें देख रहा था और धीरे धीरे एलेक्जेंडर को भी मजा आने लगा था। जब एलेक्जेंडर का दर्द वाला डर, जो उसका फोबिया था, वो खत्म हो जाता है, तो फिर ईगर और विक्टर उस कुत्ते को चाकू से काटने लगते हैं। और काटने के बाद जो ब्लड निकलता है तो उसे भी एलेक्जेंडर को दिखाते हैं। अब धीरे धीरे एलेक्जेंडर का खून से भी जो डर था वो निकल गया और इस चीज में एलेक्जेंडर को भी मजा आने लगा। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे इन तीनों ने ऐसे कई कुत्ते, कई बिल्लियों को पकड़ा, जंगल में ले जाके काटा और काटने के बाद उसके साथ बाकायदा सेल्फी ली, उसका वीडियो बनाया। और उसमें से कुछ वीडियो तो शायद सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गए थे उस समय। अब यही क्रम चलता रहा इस मामले को, धीरे धीरे कुछ समय बीतते गए। फिर एक घड़ी आई 2007, 25 जून 2007। एक महिला जिसका नाम ये कटरीना था, वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ सुबह सुबह 3 बजे, चूंकि गर्मियों का समय था, सारे लोग समर वेकेशन मना रहे थे, तो ये कटरीना जो थी अपने किसी फ्रेंड के यहाँ से चाय पी के नीचे आ गई थी अपने घर के नीचे अपार्टमेंट में। उसे लगता है कि अब सुबह हो गई तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लिया जाए। तो जब ये कटरीना मॉर्निंग वॉक करने के लिए ऐसे सड़क पे अकेले घूम रही थी, अब चूंकि सुबह का समय था, ज्यादातर लोग उठे नहीं थे, ये लेट नाइट पार्टी करके आई थी, ये सोचती कि अब सुबह थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करके तब जाके सोऊंगी। तो ईगर, विक्टर और एलेक्जेंडर भी उसी रोड से संजोग से गुजर रहे थे और इनके पास किस्मत से एक हथौड़ा था। अब जब ये तीनों गुजरते हैं और एक कटरीना को अकेले पाते हैं, उसे देखते हैं अकेले घूम रही है, तो एक कटरीना आगे आगे चले, एलेक्जेंडर, विक्टर और ईगर भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद ये चलते चलते एक कटरीना को क्रॉस करते हैं, उसके आगे निकलते हैं। तभी इनके शैतानी दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, कुछ ऐसा वाक्य आता है, कुछ करने का ऐसा मन होता है जो इंसानियत को, मानवता को झकझोरने वाला था। ये आगे जाके तीनों रुक जाते हैं और एक कटरीना के आने का वेट करते हैं और फिर अचानक से कटरीना के सामने जाके, उसके चेहरे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ये कटरीना को समझ पाती, जैसे पूछती कि भाई बताओ क्या काम है, ऐसे क्यों रोक रही हो, उसे एक तरह से लगता है कि कोई
छीनने झपटने वाला ना हो, या फिर हो सकता है इसको कुछ रास्ता पूछना हो। तो जैसे मुंह खोलती कुछ पूछने की कोशिश करती, तब तक जो विक्टर था वो हथौड़ा निकाल के कटरीना के सर के पीछे एक हथौड़ा तेज से मार देता है, कटरीना वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद ये ईगर और विक्टर मिलके बारी बारी एक कटरीना के ऊपर हथौड़े से लगभग 50 वार किए, और तब तक मारा जब तक ये कटरीना का चेहरा पूरी तरीके से खराब नहीं हो गया। इतना मारा, इतना हथौड़े से टॉर्चर किया उसके चेहरे को कि जो उसका चेहरा था एकदम पहचानने में नहीं आ रहा था। उसके बाद ये तीनों वहां से भाग जाते हैं, और एलेक्जेंडर जो था, जब ये कटरीना को ये लोग मार रहे थे तो बाकायदा हंस हंस के वीडियो बना रहा था। अब थोड़ी देर बाद एक कटरीना की माँ आती है सामने टहलने के लिए, तो उसे देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। चेहरा इतनी बुरी तरीके से कुचला जा चुका था कि लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। फिर भी कपड़ों से वो उसकी माँ अपनी बेटी की पहचान करती है। जब देखती है कि उसकी बेटी को किसी ने ऐसे मारा है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबरा के पुलिस को फोन करती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आती है, मामले की जांच करती है। इधर जब पुलिस जांच कर रही होती तब तक ये तीनों थोड़ा सा आगे जाते हैं, 1-1.5 किलोमीटर, तो देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम रोमन है, वो एक बेंच पे बाकायदे लेटा हुआ है और सो रहा है। सुबह का समय है, पार्क में एक बेंच पे सो रहा है। अब इन्हें अपना अगला शिकार, अपना अगला जो टारगेट था वो मिल चुका था। जैसे ही सो रहा था, ये लोग उसके सामने दबे पांव जाते हैं, और ईगर और वेक्टर फिर उसके ऊपर हथौड़ों से वार था, जो अटैक था, वो करने लगते हैं, और उसके भी सर को एक कटरीना की तरह बुरी तरीके से कुचल देते हैं। और कुचल के जब उसका जो चेहरा था एकदम पहचान में नहीं आ रहा था, उस हालत में कुचलते हैं, तो उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। अब संजोग से जो रोमन था, वो जिस बेंच पे लेटा था, जिस पार्क पे लेटा था, उसके सामने एक सरकारी वकील जो यूक्रेन के गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उनका घर था। अब जब वकील साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो देखते हैं कि उनके घर के सामने एक बेंच पे एक लाश रखी हुई है। तो वकील साहब सीधा सीधा पुलिस को फोन करते हैं, और फोन करके बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। अब पुलिस यहाँ भी पहुंचती है, मामले की जांच करती है। अब दिक्कत ये आ रही थी जांच करने में कि जो मारने वाला था, जो मरने वाला था, इन दोनों में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। तो मर्डर स्टेब्लिश करने में या फिर किस कारण से मार रहे हो, कातिल को पकड़ने में पुलिस को सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रही थी। उसके बाद ये दोनों फिर थोड़ी दूर जाते हैं, इन्हें फिर कुछ लोग दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पे जो अकेले थे। ये उनको भी ठीक इसी तरीके से मारते हैं। इसके बाद जब पुलिस थोड़ा हरकत में आती है, इस मामले को सख्ती से जांच करती है, तो ये 3-4 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1 जुलाई को ये जब फिर सुबह सुबह निकलते हैं, तो इन्हें फिर ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो अलग अलग जगहों पे अकेले थे। ये फिर उसी तरीके से हथौड़े से मार के उसके साथ वीडियो बनाते, मारते हुए सेल्फी लेते, और वीडियो को जाके बाकायदे घर पे देखते कि देखो अब विक्टर तुमसे ये कमी रह गई, तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको हथौड़े से मार सकते थे, और मारने के बाद तुम ये कर सकते थे, वो कर बाकायदा उस पर डिस्कस करते हैं। अब 1 जुलाई को जब ये 3 लोगों को फिर मारते हैं, पुलिस को इस बात का पता चलता, पुलिस फिर हरकत में आती है। उसके बाद फिर ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये 6 जुलाई को लगभग 5 दिन बाद फिर ऐसे 3 लोगों को मारते हैं। और इस बार मारने के बाद जब हथौड़े से पीछे मारते हैं, तो जैसे किसी एक मूवी भी आई थी, अ नाइट इन द मिड ट्रेन, तो जब सर पे हथौड़े से मारते थे तो आंखें थोड़ी सी बाहर आ जाती थी। तो उन आंखों को बाहर आने के बाद आदमी आमतौर पे एक हथौड़े के वार में जिंदा रहता है, मरता नहीं, दर्द से तड़प रहा होता है। तो यहां से भी आप इनकी दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो आदमी दर्द से तड़प रहा था, तो बाकायदा एक स्क्रू ड्राइवर से ये उसकी आंख को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के फोड़ते हैं। सोचिए अपने आप में कितने बड़े ये दरिंदे थे कि एक आदमी की हथौड़े से मार के हत्या करने की कोशिश करते हैं। जब वो आदमी नहीं मर रहा होता तो उसकी आंख को स्क्रू से निकाल के बाहर स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस से उसकी आंखों को फोड़ते हैं। वो जिंदे हालत में सोचिए कितना तड़प रहा होगा। उसके बाद फिर हथौड़े से कुचल के उस आदमी को मार देते हैं। उसके बाद इनके सामने एक गर्भवती महिला जिसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा था, वो आती है, 33 साल की। उसको भी ठीक ऐसे ही ये मारते हैं, और मारने के बाद जो उसके बच्चे को, जो उसका पेट फूला हुआ था, उस पेट को काट के निकाल देते हैं, और उसके बच्चे पे भी स्क्रू ड्राइवर से, उस पेचकस से काफी ज्यादा वार करते हैं। अब सोचिए ऐसे हैवानों को इस दुनिया में रहने का अधिकार है कि नहीं। एक बच्चे को जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसको भी पेचकस से मार देते हैं। और ये सारी घटनाएं कोई ऐसा नहीं है कि एक 6 महीने के अंदर हो रही है, ये सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों को सड़कों पे मारते हुए चल रहे थे। ये अपने आप में ये तीनों लोग किलिंग मशीन हो चुके थे। अब इस घटना को
थोड़े दिन बीते ही थे कि एक आदमी जो रिटायर्ड आर्मी था, जिसका नाम ईगर था, वो बेचारा अपने जब आर्मी से रिटायरमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसे ड्रिंक वगैरह की आदत थी, तो रात में एक नाइट क्लब से ड्रिंक करके सुबह सुबह 2 बजे लौट रहा था। और जब वो लौट के नहीं आता तो सुबह उसकी माँ जब उसे ढूंढने निकलती है, तो उसे निकलने के बाद फिर अपने बच्चे की, अपने उस रिटायर्ड आर्मी की जो लाश थी वो ऐसे ही दिखती है, सर पूरी तरीके से कुचला हो। तो ये लोग उसे भी ऐसे ही मार देते हैं। ऐसे ऐसे करके इन्होंने कईयों को मारा, लगभग दर्जन भर से ज्यादा। उसके बाद जब दर्जन भर लोगों को इन्होंने मार दिया, तो ये फिर सुबह सुबह जा रहे थे तो देख रहे थे कि दो बच्चे जो हैं, 7 जुलाई का ये दिन था, 25 जून को इन्होंने पहला मारा, 7 जुलाई तक इन्होंने 12-15 लोगों को मार दिया था। आप सोचिए, लगभग 10 दिन के अंतर पे। उसके बाद 7 जुलाई को जब ये बाहर जाते हैं तीनों लोग अपने नए शिकारी तलाश में, देखते हैं कि 2 14-15 साल के बच्चे एक जगह पे फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, तालाब के पास कांटा लगा के मछली पकड़ रहे हैं। तो ये तीनों वहां पे पहुंचते हैं और जैसे ही मछली फंसती हुई आदमी अपना बंसी जो था, अपना कांटा जो था, उसे निकालने को बच्चा कोशिश करता है, तो एक बच्चे के सर पे पीछे से हथौड़े से मार देते हैं और पहले ही बार में उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा था वो तुरंत ही नदी में कूद जाता है और कूद के तैरते हुए भाग जाता है और सीधा सीधा पुलिस के पास आता है और पुलिस में कंप्लेन करता है कि उसके एक साथी को ऐसे 3 लोग आए और हथौड़े से मारते हैं। उसके बाद पुलिस को पहले यही लगता है कि यही मारा होगा, और मारने के बाद जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए ये जाल बुन रहा है, बच रहा है, इसलिए पुलिस पहले उस बच्चे के मर्डर का मुकदमा इसी बच्चे पे डाल देती है। लेकिन जब पुलिस मौके पे पहुंचती है और देखती है कि लाश को इतनी बर्बरता से कुचला गया है, इतनी ज्यादती की गई है, तो उन्हें लगता है कि 15 साल का बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस बच्चे को छोड़ते हैं और फिर इस बच्चे से स्केच बनवाते हैं कि बताओ कौन था, कैसे था, तुम थोड़ा उसका मतलब हुलिया बताओ। तो बच्चा जो था पूरा पूरा उसे, चूंकि उसकी आंखों में इतना दहशत था, उन तीनों लोगों का चेहरा वो भूल नहीं सकता था, तो बच्चा बाकायदे इन तीनों लोगों का स्केच पुलिस को बनवा के दे देता है। और अभी तक ये तीनों लोग सड़क पे ऐसे ही घूम घूम के लोगों को मार रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जांच कर रही थी ये तीनों कौन है, कहाँ। अब स्केच को चारों तरफ फैलाया गया, जांच के लिए भेजा गया। और जो उस समय यूक्रेन की गवर्नमेंट थी, उसने 2000 पुलिस अफसर की एक टीम बनाई जो अलग अलग जगहों पे इन तीनों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रहे थे। अब इधर पुलिस इनको पकड़ने के लिए 2000 पुलिसकर्मी इनको पकड़ने के लिए दबिश डाल रहे हैं। उसके बाद भी ये तीनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद भी इन्होंने लगभग 10 से 12 लोगों का कत्ल किया। और लास्ट में जो इन्होंने मारा वो एक महिला थी। वो संजोग से उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। और बचने के बाद जब वो थोड़ा सा ठीक होती है, पुलिस वाले जाते हैं, पूछते हैं कैसे कौन था, तो ये बताते हैं कि, ये महिला बताती है कि ऐसे ही 3 लोग थे, 2 मार रहे थे, एक वीडियो बना रहा था। तो अब पुलिस वाले जो वो बच्चा स्केच बनवाया था, उस बच्चे की स्केच को ले जाते हैं, दिखाते हैं कि बताइए यही थी, यही तीनों आदमी थे। तो महिला एकदम घबरा जाती, बताती यही थे। तो अब पुष्टि हो चुकी थी कि जो पूरे यूक्रेन में सीरियल किलर की कहानी चल रही है, जो घूम घूम के लोगों के सर को कुचल कुचल के मार रहा है, वो कोई और नहीं, यही 3 लोग हैं। अब पुलिस वाले जो 2000 पुलिसकर्मी थे, वो इन तीनों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और सबसे पहले वाले मामले से जांच की सारी कड़ियों को जोड़ के शुरुआत करते हैं और चेक करते हैं किसके यहाँ का क्या मिसिंग है। तो पता चलता है कि जो रिटायर्ड फौजी था ईगर, उसकी जो सेलफोन थे वो चोरी हो गए थे। तब पुलिस वाले उसके सेलफोन को सर्विलांस पे लगाते हैं और वेट करते हैं कि जैसे ही ये सर्विलांस पे खुलेगा तैसे ही मैं पकड़ लूंगा। और देखते ही देखते दिन बीतता जाता, मर्डर होता रहता है। और पहले मर्डर से 25 से 21 दिन बाद, अगर आप जोड़ें तो लगभग 18-19 तारीख आएगी, अब एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं। वो जो सेलफोन था वो एक दुकान पे ऑन हो जाता है, क्योंकि ये जो तीनों थे उस सेलफोन को बेचने के लिए उस दुकान पे जाते हैं। आइगर, वेक्टर और एलेक्जेंडर उस दुकान पे जाते हैं और बेचते समय जब दुकान वाले को लगभग $30 की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि मुझे $30 की जो रकम है वो दी जाए। तो $30 की रकम जो वो मांगते हैं, और $30 काफी ज्यादा होता था,
तो जो दुकानदार था वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन को ऑन करके चेक तो कर लूँ कि ये सही है कि नहीं, $30 तुम मांग रहे हो। तो जो दुकानदार था फ़ोन को ऑन करता है और फ़ोन को बाकायदा चलाने लगता है, कभी कैमरे खोल के देखता, कभी गैलरी खोल के देखता, कभी इंटरनेट स्पीड चेक करता। अब फ़ोन ऑन होता है, इधर पुलिस को सिग्नल मिल जाता है और पुलिस भाग के इन तीनों के पास आती है और इन तीनों को, ईगर, विक्टर और एलेक्जेंडर को पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद इनसे जब पूछताछ करती है तो इन तीनों ने पहले तो कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन जब इनके साथ सख्ती से पूछताछ की तब इन्होंने ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें पुलिस के सामने रखी। अब फिर पुलिस वाले भाग के एलेक्जेंडर के फोन को कब्जे में लेते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो इस कहानी को, इस घटना को एक सबूत के तौर पे पेश करा सकती थी। तो जब एलेक्जेंडर के फोन को कब्जे में लिया गया तो उसके फोन से जब इन्होंने पहले कुत्ते को मारा था काट के, उस वीडियो से लेके जिसको अभी इन्होंने लास्ट में मारा, उस वीडियो तक लगभग जानवर और इंसान को मिला लें तो लगभग 25 से ज्यादा कत्ल के वीडियोस और फोटोज उसमें रिकॉर्ड थे। अब पुलिस वालों ने ज्यादा सारे सबूत मिल चुके थे, सारी चीजें मिल चुकी थी, तो पुलिस वालों ने ज्यादा देर नहीं लगाई और सीधा सीधा कोर्ट का रुख किया और इन तीनों को ले जाके कोर्ट में पेश किया। अब सारे सबूत, सारे जो गवाह थे वो इन तीनों के खिलाफ थे, लेकिन इन तीनों ने बचने की सारी कोशिश की। इन्होंने कहा कि सारे वीडियो एडिटेड है, सब कुछ है, एनिमेटेड है, बनाया गया, लेकिन सारे एक्सपर्ट लगते हैं, सारी चीजें चेक करते हैं और पता चलता है कि वीडियो ओरिजिनल है। इन तीनों ने 21 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, और जो इतने दिनों से, पिछले 1 महीने से पूरी यूक्रेन में सिलसिलेवार सीरियल किलिंग चल रही थी, पत्थरों से कुचल कुचल के, हथौड़े से कुचल कुचल के मारा जा रहा था, इस सारी घटना को, सारे इस अपराध को यही तीनों अंजाम दे रहे थे। तो अदालत ने भी अपना फैसला देने में देर नहीं लगाई और 2007 में ही ईगर और विक्टर, जो कि कैमरे के सामने यही दोनों कत्ल करते थे, एलेक्जेंडर तो कैमरे के पीछे रहता था, तो ईगर और विक्टर को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा देती है और एलेक्जेंडर को फोन चोरी और ऐसे छोटी मोटी डकैतियों के मामले में 9 साल की सजा देती है। तो एलेक्जेंडर इस समय फिलहाल जेल से बाहर आ चुका होगा, चूंकि 2007 से 9 साल अगर आप जोड़ते हैं तो 2016 में वो बाहर आ चुका होगा। लेकिन जो ईगर और विक्टर थे, ये पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी उसी यूक्रेन की जेल में बिताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इन्होंने ऐसी घटना की है, ऐसे हत्याकांड किए, इनके लिए ऐसी उम्र कैद की सजा भी बेहद छोटी है। लेकिन अब जो सजाएं होती हैं वो कानून के दायरे में ही दी जाती हैं, चाहे हमारे देश में हो चाहे जहाँ हो, तो इसीलिए इन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन अब इस कहानी को खत्म करूं, बाइंड अप करूं, उससे पहले आपसे वही अनुरोध कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट या फिर कोई सुझाव, कोई सजेशंस अगर आपको देना हो तो आप दे दीजिए। और जैसा कि अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए। फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई, किसी अच्छी सी फिर कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।